हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ के 2-3 क्वेश्चन तो इतने इम्पोर्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्लास स्किप मत करिए, लेक्चर को ज़रूर देखिए और अंत तक देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे जो कि हिस्ट्री बेस्ड है, एंड लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइज, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक दी गई है। अपने सुविधानुसार आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी, पीसीएस और आरओ एआरओ अलग अलग सारे चैनल बने हुए हैं। आप जा करके उसको अपने अनुसार उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की आज की मोटिवेशन लाइन क्या है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। अगर जो बंदा मेहनत करना जानता है, मेहनत कर रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि किस्मत में नहीं है। मेहनत कर रहा है तो करते रहिए, करते रहिए। अगर किस्मत में नहीं होगी तो वो किस्मत किससे लिखी जाएगी? उस मेहनत की स्याही से लिखी जाएगी। तो इसलिए निराश बिल्कुल मत होइए, लगे रहिए और अपना कर्म, हमारा कर्म है, करते रहना। क्योंकि कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहिए, कर्म से हमें पीछे नहीं हटना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च यानी 1 मार्च 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा, जिसको क्या कहेंगे? NCPCR। एक मिनट, थोड़ा स्पेस ले लूँ, एक मिनट। क्या है? NCPCR। इसका मतलब क्या है? N से नेशनल, C से कमीशन, P से प्रोटेक्शन एंड C से चाइल्ड, R से राइट। मतलब इसका ये हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्लियर? तो इसी ने क्या किया है, अभी अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इस बार इसकी जो स्थापना दिवस थी वो 17वें नंबर की थी, यानी 17वीं वर्षगांठ थी। और इसी अवसर पर इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली स्थित जो लाल किला मैदान है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो इसका मतलब जो आयोजन किया, जिसने उद्घाटन किया, वो स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। और उन्होंने ही इसका वाक्य जो चेंज किया है, लॉन्च किया है, उसका क्या नाम रखा है? भविष्यो रक्षति रक्षतः। भविष्यो रक्षति रक्षितः लॉन्च किया है। यानी कि ये जो वाक्य है, नया जो आदर्श थीम वाक्य रखा गया है, इसका मतलब है कि जो भविष्य है, यानी जो बच्चे हैं, उनके लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये वाक्य प्रेरित करता है। यानी कि जो उनका कल्याण करना है, उनका कल्याण करेंगे तभी तो वो, क्योंकि जो बच्चे हैं वही क्या है? राष्ट्र की नींव है। वही क्या है? मजबूत राष्ट्र की नींव है। अगर नींव मजबूत रहेगी तो राष्ट्र मजबूत होना ही होना है। तो अभी हमें क्या करना है? भविष्यो रक्षति रक्षता। हमें इस भविष्य की क्या करनी है? रक्षा करनी है। और भविष्य कौन है? ये बच्चे हैं। तो इनके कल्याण के लिए हमें क्या करना है? इनके कल्याण के लिए हमें काम करना है। बच्चे देश का भविष्य हैं और वे निश्चित रूप से ही क्या करेंगे? नए भारत का निर्माण करेंगे। इसीलिए ये क्या किया गया है? इस तरह का आदर्श वाक्य इस बार लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये है NCPCR। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये जो इसके NCPCR है, एक मिनट, NCPCR है, इसके जो हेड हैं वो कौन है? प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी कल मैंने अपने लेक्चर में ही बताया था कि अभी कल ही की न्यूज़ है कि जो सेबी है उसकी प्रथम महिला कौन नियुक्त हुई हैं? पहली महिला कौन नियुक्त हुई हैं? तो वो हुई हैं माधवी बुच करके हैं, तो वही नियुक्त हुई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इन दोनों ने मिलकर, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के क्या किया, इन दोनों की संयुक्त टीम ने मिलकर के इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चलिए ठीक है, परीक्षण तो कर लिया, लेकिन कहाँ पर किया है ये भी ध्यान देना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल। प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्या किया है, अधिक मतलब इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर के रेंज में इसका क्या किया है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ये क्या है, तो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, तो ये एक संचार तकनीक विधि है। क्या है? एक संचार तकनीक विधि है जो क्या करती है, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्या करेगी, क्वांटम भौतिकी का यूज करेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक सेफ तरीके से क्या है, संचार तकनीक विधि है, जिससे क्या होगा, जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग ये करती है। इसीलिए ये क्या है, बस इतना आपको रखना है कि ये क्या है, एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जो दो पक्ष होंगे इनके बीच जो संचार होगा, जो साझा की जाएंगी, तो उससे क्या होगा, वो मतलब क्या रहेगा, सेफ रहेगा। वो चीज़ें जो साझा की जाएंगी वो सेफ रहेंगी। और बस ये होगा कि मतलब जो, और केवल इन्हीं को ज्ञात रहेगा कि हम क्या सेफ मतलब साझा कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। तो जो संदेश होंगे उनको, मैसेज जो होंगे उसको इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करने के उपयोग के लिए केवल इन्हीं दो पक्षों को ही पता होगा। यानी ये सेफ तरीके से इसको क्या की जाएगी, संचार तकनीकी की क्या है, ये विधि है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में कई बार बता चुके हैं कि इसके जो ये क्या है, ये जो है रक्षा से जुड़ा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य के लिए ये क्या है, एक अग्रणी संस्था है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1958 में। ये क्लियर हो गया होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। क्लियर हो गया होगा। और अभी डीआरडीओ ने हाल ही में क्या किया था, 23 दिसंबर समथिंग डेट थी, क्लियर नहीं है अभी डेट एग्जैक्ट, तो 2021 में ही उसने क्या किया था, एक प्रलय मिसाइल का इसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। और सेकंड एक हीट का किया था। हीट का मतलब H से हाई स्पीड, और H से हाई स्पीड, E से एक्सपेंडेबल, A से एरियल, T से टारगेट। यानी हीट का भी डीआरडीओ ने किया था, जो कि ओडिशा से किया था इसने परीक्षण, चांदीपुर से। तो ये, और प्रलय जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, तो इन दोनों का ही इन्होंने किया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, डीआरडीओ का जो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ध्येय वाक्य वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था, RAS में पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा, उसको छोटा समझ के स्किप मत करिए। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो सब हमको पता होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये देखिए डीआरडीओ, ये इसका वो यहाँ लिखा भी है, देखिए बलस्य मूलम विज्ञानम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक सखी प्रोजेक्ट हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक सखी प्रोजेक्ट, अब आपको पता चल गया होगा कि बैंक है प्लस सखी भी दिया है, तो कुछ इससे मतलब लेन देन से ही रिलेटेड होगा। तो बैंक का काम ही वही है। तो बहुत आसान है, इसका उद्देश्य बता दे रहे हैं, क्लियर है कि बैंक सखी प्रोजेक्ट का हाल बस ये देखना है कि कहाँ, किसके द्वारा किया गया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअली इसने अकेले नहीं किया है। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसने महाग्राम और किसके साथ, सुनवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसने क्या किया है, ओडिशा में इसको स्टार्ट किया है। कहाँ किया है, ओडिशा। ये भी ध्यान रखना कि कहाँ किया है, तो ओडिशा।
ये ध्यान रखना कि बैंक सखी प्रोजेक्ट हाल ही में किस बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, कहाँ पर, ओडिशा में इसको स्टार्ट किया गया है। किसके सहयोग से? महाग्राम और सुनिवेश सुनिवेश, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको मतलब शुरू करने की घोषणा की गई है। अब इससे होगा क्या? तो इससे क्या होगा कि जो मतलब इसमें जो क्या कहते हैं उसको, कि एक तो बैंक खाता खोलने के लिए, क्लियर, खाता खोलने के लिए, और दूसरा जो ओडिशा के लोग हैं उनको घर घर और परेशानी मुक्त क्या करेगा, पहुंच प्रदान करेगा। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और ये जो कंपनी है, मतलब जो अभी मैंने बताया कि ये महाग्राम के साथ इसने क्या किया है, स्टार्ट किया है, सही है, इनके सहयोग से किया है। तो ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, पहले भारत एटीएम प्लेटफॉर्म पर 11,000 से अधिक जो महिलाएं होंगी, बैंक सखी होंगी, उनको जोड़ा जाएगा, ताकि क्या किया जाए, जो ग्रामीण नागरिक हों उनको उनके दरवाजे तक जो बुनियादी बैंकिंग सेवा है वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें महाग्राम के, अभी मैंने बताया ना कि महाग्राम के सहयोग से किया जा रहा है, तो जो महाग्राम के व्यापार निदेशक है उनका नाम है वासुदेव फडणीस। और अगर बात करें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कहाँ हेडक्वार्टर, पुणे में है। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ ये हैं इसके सीईओ हैं एस राजीव। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 सितंबर 1935। ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ महाराष्ट्र के बारे में और कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट जब आया ही है तो इसके लिए सोच रहे हैं आपको मैप दिखा दें। कुछ लोगों को मैपिंग नहीं पता होती है कि कहाँ पर कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में टाइम चला जाता है, बट कोई नहीं, 1 मिनट बस मिल गया। ये है महाराष्ट्र, देख रहे हैं आप लोग, इंडिया का मैप है, ये है महाराष्ट्र, ये देख रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र है यहाँ पर अगर नेशनल पार्क कौन कौन सा पूछा जाता है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ये संजय गांधी। नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहीं पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अजंता की गुफा कहाँ है? वो भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है, ये आपका अजंता की गुफा है। और किस नदी के पास है? तो वाघेरा नदी के पास। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी नदी भी पूछ लेता है, तो वाघेरा नदी के पास। और ये जो यहाँ जो पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफा की ये श्रृंखला के रूप में ये स्थित है, ये गुफा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस गुफा में क्या है, लाल रंग की ज़्यादा प्रचुरता है। जो अजंता की गुफा है उसमें ये पूछता है कौन से रंग की प्रचुरता है, तो लाल रंग की प्रचुरता है। और किसकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो नीला रंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना, लाल रंग बहुत ज़्यादा है और नीला रंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। और इसमें जो है अजंता की गुफा में कौन से धर्म का वो किया गया, क्योंकि ये भी पूछता है कि क्या तीनों धर्म लिए गए हैं या केवल बौद्ध लिए गए, तो इसमें बौद्ध और जातक कथाओं यानी कि बौद्ध धर्म को ये बौद्ध धर्म की यहाँ पर है, ठीक है। तो बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं इनको 1983 में क्या किया गया था, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था, ये क्लियर हो गया होगा। और अजंता में जो है वो टोटल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। कितनी है, 29 गुफाएं हैं। और सभी की सभी जो हैं वो कैसी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। और इन 29 में क्या है, 25 जो है आपके बिहार हैं, और आपके जो 4 है वो क्या है, चैत्य है। बिहार क्या होता था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार क्या है, तो बिहार आवासीय स्थल के रूप में यूज होता था, आवासीय स्थल के रूप में होता था। और जो आपके चैत्य होते थे, ये आपके क्या होते थे, प्रार्थना हॉल के रूप में यूज होता था। प्रार्थना हॉल मंदिर टाइप के होते थे, प्रार्थना हॉल के रूप में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें आपकी क्या कहते हैं इसको, अजंता की गुफा, फिर एलोरा की गुफा, तो एलोरा की गुफा की भी बात कर ले रहे हैं। तो एलोरा की गुफा जो है ये आपके
तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफा, ये भी आपके क्या नाम है, महाराष्ट्र। जो अजंता की गुफा है उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर ही महाराष्ट्र में ही स्थित है आपका एलोरा भी। और इसमें जो है आपके टोटल कितनी गुफाएं हैं, 34 हैं। उसमें मैंने बताया अजंता में 29, एलोरा में 34 गुफाएं हैं, 34, जिसमें आपके 17, अब ये नहीं पूछेगा कि कितने ब्राह्मण के, कितने बौद्ध के, कितने जैन के, बस टोटल ओवरऑल आपको देखना टोटल कितने हैं, 34 हैं। और इसमें ये पूछेगा कि किस धर्म से संबंधित है, तो एलोरा की गुफा जो है वो तीनों धर्मों से संबंधित है। आपके कौन तीन धर्म है, बौद्ध, जैन और हिंदू, यानी ब्राह्मण बौद्ध जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एलोरा की जो शुरुआत हुई थी, एलोरा मंदिर की शुरुआत वो किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी, वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा की थी, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मतलब कब मतलब यूनेस्को में शामिल किया गया था विश्व धरोहर के स्थल के रूप में, तो 1983। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर उसकी बात करें, क्या नाम है इसका, ये अजंता की, तो अजंता के लिए वाकाटक राजा आप लिख लीजिएगा वहाँ पर, जहाँ पर भी मैंने बोला था वाकाटक राजा, ये वहाँ पर लिख लीजिएगा अजंता में। और एलोरा में राष्ट्रकूट, ये दोनों ध्यान रखना। जितने पॉइंट बताएं सब के सब पूछे हुए, सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि और भी कुछ आगे चलते हैं, माइंड में आ रहा तो बता ही दे रहे हैं। अनाईमुड़ी जो है ये आपका, ये देख रहे हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं। तो अनाईमुड़ी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की, मतलब पूरा ये जो प्रायद्वीपीय, कल मैंने बताया था प्रायद्वीपीय क्या, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय होता है। तो ये जो आपकी अनाईमुड़ी है ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है एक दोदा बेट्टा, ये उसके बाद है नीलगिरी, मतलब अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है जो अनाईमुड़ी, उसके बाद दोदा बेट्टा है। तो ये अगर पूछ ले खाली कि नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा। अगर प्रायद्वीपीय एरिया की सबसे ऊंची पूछे तो वो अनाईमुड़ी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इतने सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी डिस्कस किया है तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा। देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आ गया। एक मिनट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये सखी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा स्टार बना करके। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो कौन बन गई है, पूजा जातियन इनका नाम है। ये पैरा तीरंदाज है, इन्होंने ही क्या किया है, इसमें फाइनल में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और ये इनको सिल्वर मिला है, रजत मिला है, गोल्ड से चूक गई। तो किसने इनको हरा दिया कि सिल्वर में ही इनको संतोष करना पड़ा। तो ये इटली की हैं, उनका नाम है पैट्रिली। ये टा के नीचे री है, पैट्रिली विंसेजा को हरा करके, मतलब ये जो पैट्रिली विंसेजा हैं इन्होंने ही इनको हरा दिया पूजा जाते हैं इनको, और इसलिए ये सिल्वर है और इनको गोल्ड मिला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए अब थोड़ा सा, जब पैरा शब्द आ ही गया है, पैरा, तो इसी से रिलेटेड कल ही के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में मुझे याद नहीं है, मैंने बताया था ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक का मैंने जितना बताया था सब एक जगह नोट करके सब एकदम रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल ओलंपिक बताया, आज मैं पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक खेल के बारे में बता दे रहा है। दोनों एक जगह नोट करिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिए, वैसे हम रिवीजन कराते रहेंगे। तो ये जो पैरालंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक, ये भी टोक्यो में ही हुआ था। ये इस बार का कौन सा आयोजन था, 16वां था, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है।
तो इसमें क्या हुआ था इस बार कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, इसमें 5 नए देश इस बार शामिल हुए थे। वो कौन से 5 देश हैं? भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिनेस, ये 5 इस बार शामिल हुए थे। अगर बात करें, एक मिनट, टोक्यो पैरालंपिक है, इसमें इसका जो शुभंकर था, शुभंकर क्या रखा गया था पैरालंपिक में? जैसे मैंने उसमें बताया था, तो मिराई तोबा बताया था। इसमें क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है, ये देख लीजिए, सोमाइटी, SOMEITY, सोमाइटी है इसका शुभंकर। तो ये ध्यान रखना है। और पदक तालिका में मतलब जो टॉप 5 आए थे वो कौन है? तो वो चाइना टॉप है, ब्रिटेन सेकंड पर है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे रशिया एंड फिफ्थ पे जो है नीदरलैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना। और भारत की साइड से कितने खिलाड़ियों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था? तो 54, टोक्यो पैरालंपिक में 54 गए थे। और इसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी? 24। और कितने 24 रैंकिंग थी, और कितने पदक जीते थे? 19। ये भी ध्यान रखना कि उसमें तो 7 पदक जीते थे, मैंने बताया था टोक्यो पैरालंपिक में। ये आपको क्लियर हो गया। और इसमें क्या है? 24 रैंक है और 19 पदक जीता गया था, ये आपको क्लियर हो गया। और इन 19 में क्या था? 5 आपके गोल्ड जीता गया था, और 8 आपके सिल्वर थे, एंड 6 आपके क्या थे? ब्रॉन्ज थे। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और वही जापान की राजधानी टोक्यो में ये आयोजित किया गया था। अगर बात करें कि बाकी तो मैंने बता दिया, 54, 19, 20 ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि जो 5 गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरा ओलंपिक में, 5 गोल्ड जिसने जीता था, कौन कौन जीता था वो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा, इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल पैरालंपिक में। और ये अवनी लेखरा एयर राइफल में इन्होंने जीता था। और सेकंड कौन है? सुमित अंतिल, इन्होंने किस में जीता था? तो जेवलिन थ्रोवर में जीता था। थर्ड कौन है? मनीष नरवाल, ये किस में जीते थे? शूटिंग में जीते थे। और फोर्थ नंबर पर कौन है? प्रमोद भगत जो हैं ये बैडमिंटन में जीते थे, प्रमोद भगत बैडमिंटन प्रतियोगिता में। एंड फिफ्थ की बात करें तो कृष्णा नागर, ये भी बैडमिंटन नहीं, हाँ ठीक है, कृष्णा नागर बैडमिंटन में जीते थे। ठीक। तो कौन 5 है? एक अवनी लेखरा जो कि एयर राइफल, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटर, प्रमोद भगत पैरालंपिक, कृष्णा नागर बैडमिंटन। प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन और कृष्णा नागर बैडमिंटन, तो 2 बैडमिंटन प्लेयर थे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरालंपिक में। और अगर बात करें रजत कौन कौन जीता था? रजत तो भावना पटेल टेबल टेनिस की हैं, निषाद कुमार ये आपके हाई जंप में थे जो इसको रजत पदक मिला है, देवेंद्र झझरिया ये भी ये जेवलिन थ्रो में जीते थे, योगेश कुथुनिया ये किस में जीते थे? ये डिस्कस थ्रो में जीते थे। और अगर बात करें सिंहराज अधाना, इन्होंने किस में जीता था? तो इन्होंने पिस्टल में जीता था। और क्या नाम है? मरियप्पन थंगावेलु, ये किस में? ये पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना। और प्रवीण कुमार हाई जंप में, सुहास यथिराज ये ध्यान रखिएगा, सुहास यथिराज ये नाम, सुहास यथिराज क्यों याद रखना? ये क्यों मैंने बताया कि इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो है नोएडा के जिलाधिकारी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्हें बैडमिंटन, और ये किस में जीते थे? बैडमिंटन में इन्हें सिल्वर मिला था। तो कौन है? सुहास यथिराज नोएडा के जिलाधिकारी हैं, बैडमिंटन में इनको सिल्वर मेडल मिला था। तो ये ध्यान रखना है। और कांस्य ब्रॉन्ज किसको मिला था? सुंदर सिंह गुर्जर को जेवलिन थ्रो के हैं, सिंहराज अधाना एयर पिस्टल के, शरद कुमार ऊंची कूद में, अवनी लेखरा वही 50 मीटर राइफल में, हरविंदर सिंह ये आर्चरी में, मनोज सरकार बैडमिंटन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक ये दोनों याद रखने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? समीरन गुप्ता जो हैं, ये अड़ा नहीं होगा, इनका ऐसे लिखा होगा, समीरन गुप्ता जो है वो क्या करें, जो भारत और दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया जो मंच है ट्विटर, इसकी जो सार्वजनिक नीति कार्यों का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये जो ट्विटर है ये भी देख लीजिए, इसके सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बताने जा रहे हैं, ये एक मिनट गाइस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो देख लेते हैं इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन है। तो यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये पहले देख लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक मिनट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसी को क्या किया गया है, अभी मंजूरी दी गई है। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के लिए इसको मंजूरी दी गई है। और 1600, कितना? 1600 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके तहत मतलब ये जो मिशन है, क्या नाम है इसका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, टेलीमेडिसिन जैसी जो तकनीकें होंगी उनकी यूज़ को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे क्या हो, जो स्वास्थ्य सेवा है उसका राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जा सके और कैसा गुणवत्तापूर्ण हेल्थ सर्विस तक लोगों की जो है समान तरीके से और सुगम तरीके से पहुंच स्थापित की जा सके। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और जिसका कार्यान्वयन एजेंसी कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके ये आपको ध्यान रखना है कि कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिशन है, एबीडीएम जो मिशन है, ये कब घोषणा की गई थी? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब? 15 अगस्त 2020 को इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। इसके तहत क्या करना था? इसके तहत एक अकाउंट क्रिएट करना था। अकाउंट क्रिएट करने पर मतलब जब अकाउंट आप क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, नागरिकों को एक हेल्थ कार्ड जारी कर दिया जाता था। और इस हेल्थ कार्ड में, इस स्वास्थ्य कार्ड में हेल्थ से जुड़ी जो पूरी डिटेल होती थी वो उसमें रिकॉर्ड होती थी, दर्ज होती थी। और अभी क्या हुआ, पिछले साल सितंबर में यह योजना कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में स्टार्ट की गई। तो कुछ हिस्सों में जैसे कि, और पायलट प्रोजेक्ट के को पहले क्या किया गया, पहले इसको 6 यूटी में लॉन्च किया गया था। वो कौन से 6 यूटी थे इसको? तो लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा, दमन, पुदुचेरी, अंडमान और लक्षद्वीप, ये इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस 6 यूटी में इसको स्टार्ट किया गया था और पूरा भी किया जा चुका है। और ये 24 फरवरी 2022 तक, जो 2022 तक क्या किया गया, कितने 17, 33, 69, 087 इतने जो हैं हेल्थ अकाउंट, मतलब ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना दिए जा चुके हैं। जिसमें और इसमें एबीडीएम में 10,114 डॉक्टर्स एंड 17,319 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी रजिस्टर्ड किया गया। तो फैक्ट आपको नहीं, मैंने बस बता दिया, आपको रटना नहीं है, फैक्ट पे नहीं ध्यान रखना है। पहले इसको देखना कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले कितने, तो 6 यूटी में डाला गया था और स्टार्टिंग में इसको कुछ ही उसमें डाला गया था। बाकी आपको ये देखना कि कब स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2020 में। और ये अभी क्या किया गया, 5 सालों के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है और इसमें 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। तो ये आपके किससे है, आपके हेल्थ, आपको जो हेल्थ कार्ड इसके तहत दिया गया था उसी में क्या है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी वो उसमें रिकॉर्ड होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं और भी देख लेते हैं कुछ इसके बारे में कि, तो ये नागरिक स्वास्थ्य रिपोर्ट दी जाएगी, बस इतना आपको रखना कि जिससे क्या होगी, सभी लोगों की स्वास्थ्य तक पहुंच हो जाएगी, सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आयुष्मान भारत योजना है, इसका मतलब इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो झारखंड के रांची से स्टार्ट किया गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो चर्चा में है उसका क्या नाम है? एंटोनोव 225। ये एक्चुअली ये है क्यों चर्चा में, ये तो कह दिया चर्चा में है, लेकिन है क्यों वो भी बता रहे हैं क्यों है। तो एंटोनोव 225 जो है, एक मिनट, इसका नाम है, टोटो में बता रहे हैं, यहाँ लिखा भी होगा, लिखने का कोई फायदा नहीं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए एंटोनोव 225।
तो ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा कार्गो विमान है। चलिए, ये तो बता दिया सबसे बड़ा ये कार्गो विमान है। एक्चुअली क्या हुआ, जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रही है उसमें ये अब बहुत ज़्यादा वो जंग तेज हो गई है। जो अभी पहले कुछ केवल हथियार के दम पर लड़ी जा रही थी, थोड़ा बहुत खाली डराया धमकाया जा रहा था, अब वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टैंकर, रॉकेट, मिसाइल अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, बहुत तेज कर दिया गया। तो रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन की राजधानी को जो क्यू है उसको क्या किया, घेरेबंदी कर लिया, बहुत तेज़ी से हमले वहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। और उसी में क्या किया इसने, क्या करते हैं कि एक वैक्यूम बम का भी यूज़ किया। अभी उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे, अभी तो फिलहाल हम यही कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इस रशिया जो गोलाबारी कर रहा था, उसी में ये विमान, ये आया है न्यूज़ में कि ये विमान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ये कहाँ था, जो राजधानी है यूक्रेन की क्यू, उसी के पास जो एयरफील्ड है मौजूद, उसी में ये खड़ा था और वो रशिया की गोलीबारी में ये क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान कार्गो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एंटोनो 225, ये आपको क्लियर हो गया। और ये इसका नाम जो है, इसका एक शॉर्ट में नाम कहा जाता था मरिया, इसको शॉर्ट में कहा जाता था, जैसे सबका निक नेम होता है वैसे इसका भी निक नेम था मरिया। तो मरिया लोग प्यार से इसको कहते थे, जिसका मतलब क्या होता है, मरिया का मतलब सपना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्यू के पास खड़ा था और उस गोलाबारी में ये क्या है, नष्ट हो गया है। ये मालवाहक, ये क्या है, मालवाहक है। एंटोनो 225 क्या है, मालवाहक है। तो ये क्या करता है, मतलब इस विमान का इस्तेमाल नासा ने भी क्या किया था, अपने स्पेसशिप में ले जाने के लिए किया था। और मतलब इस विमान का किसी भी देश में ले जाना उसके लिए क्या था, एक गर्व का विषय बन जाता था। तो ये मतलब बहुत ही, क्योंकि दुनिया का बड़ा था तो इस हिसाब से तो आपको तो। और अगर देखा जाए तो इस विमान को डिज़ाइन 80 के दशक में किया गया था और 21 दिसंबर 1988 में 1988 में क्या किया गया, इसको इसको क्या किया था, इसने पहली बार उड़ान भरी थी। कब, 1988, 21 दिसंबर 1988 में पहली बार उड़ान भरी थी। तो ध्यान रखना। और इसका जो वजन है वो करीब 600 टन है, 600 टन है। और एक बार में ये करीब 650 टन कार्गो ले जाने में सक्षम है। तो ये भी आपको ध्यान। और इसकी जो लंबाई है वो 84 मीटर है, 84 मीटर इसमें क्या है, ये लंबी है। और इसमें 10 टैंक और 2 एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं। इसकी जो इसकी जो स्पीड है, अगर इसकी वो देखा जाए, 1 मिनट, ये करीब देखा जाए तो 800 किलोमीटर, इसकी 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, रूस की गोलाबारी में नष्ट हुआ एंटोनो एन भी लिखा है, एंटोनो N225 मरिया, जिसको निकनेम जिसका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा शब्द वैक्यूम बम क्या है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्यूम बम। ये देख लेते हैं क्या है कि चर्चा में रहा वैक्यूम शब्द क्या है, ये थर्मो बैरियर विस्फोटक है। क्या है, थर्मो बैरियर विस्फोटक है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच जंग बहुत तेज हो गई, तो इसमें अब ये क्या कह रहे हैं, टैंकर, रॉकेट, मिसाइल अब यूज़ होने लगा। तो उसी में ही क्या है कि, और अब देख लेते हैं कि वैक्यूम बम है क्या। तो वैक्यूम बम क्या है, थर्मोबैरिक हथियार है। ये बैरियर नहीं, 1 मिनट, थर्मोबैरिक हथियार है। और इस हथियार में, इस थर्मोबैरिक विस्फोटक में क्या है, बारूद का यूज़ नहीं होता। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, बारूद का यूज़ नहीं होता है। इसकी जगह क्या होता है, इस बारूद की जगह क्या करते हैं, वैक्यूम बम जो है वो हाई प्रेशर वाले, उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। ये हैं जो हाई दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। और ये जो वैक्यूम बम होते हैं, ये जब इनको विस्फोट करना होता है तो ये जो अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, सोख लेते हैं। और मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब ये ऑक्सीजन को सोख करके बहुत 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 बड़ा धमाका करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बम अब तक की विकसित देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ, रशिया ने क्यू जो यूक्रेन की राजधानी है, अपने आक्रमण में इस हथियार का थर्मोबैरिक
ये बैरियर नहीं है, थर्मोबैरिक विस्फोटक का क्या किया है, यूज़ किया है, जिसे किस नाम से जानते हैं, वैक्यूम बम के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 300 मीटर के दायरे में, ये अगर विस्फोट इसका होता है तो 300 मीटर के दायरे में क्या है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर बात करें इस हथियार का यूज जो था, ये जो थर्मोबैरिक विस्फोटक है, इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया था। और रशिया ने जो किया था, इसका विकास जो था, इसको कब विकसित किया था, 2007 में विकसित किया था। और इसका वजन जो था लगभग, जो इसने विकसित किया था 2007 में, इसका वजन लगभग 7100 किलो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। 2016 में भी रूस ने इस वैक्यूम बम का यूज़ किया था। किसके विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया था। और सबसे पहले अगर देखा जाए वैक्यूम बम तैयार किसने किया था, तो अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था। रशिया से पहले जिसने तैयार किया था वो था अमेरिका, 2003 में तैयार किया था। और जो इसने तैयार किया था अमेरिका ने 2003 में, और उसने इसका नाम दिया था अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम। मदर ऑफ ऑल बम मतलब सभी बमों की ये क्या है, माँ है। मदर ऑफ ऑल बम बनाया। और इसकी क्षमता जब इसने बनाई थी तो इसकी क्षमता कितनी थी, 11 टन TNT की थी। और रशिया ने 2007 में, वो तो मैंने बताया, और जो रशिया ने तैयार किया था उसका था 44 टन TNT। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रशिया ने इसे फादर ऑफ ऑल बम नाम दिया था, क्योंकि उसने 11 टन का 11 टन TNT का बनाया था। तब अमेरिका ने इसको मदर ऑफ ऑल बम नाम दिया। और रशिया ने जो बनाया उसको फादर ऑफ ऑल बम का नाम दिया, फादर ऑफ ऑल बम का नाम दिया, क्योंकि इसका 44 टन TNT है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मुझे लग रहा है अब समझ में पूरा अच्छे से आ गया होगा। ये देखिए ये सब है। लेकिन इसका ये है कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हाँ बाकी और चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जब यहाँ लिखा है नागरिक सुरक्षा तो उसी के लिए मनाया जाता है कि नागरिक की सुरक्षा के महत्व पर जोर देना है। और जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं उन कर्मियों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसी के लिए ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इससे क्या होगी, नागरिक सुरक्षा होगी, उनकी रक्षा होगी। और आपातकालीन अगर कुछ ऐसा आ जाता है, आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है, तो उसके प्रबंधन के बारे में क्या करना है, जन जागरूकता को बढ़ावा देना है, ताकि आपात किस स्थिति में क्या करें, नागरिक जो है वो खुद को बचा सके और उस आपदा के जोखिम को कम कर सकें। वो खुद उसके लिए उनको जागरूक करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो थीम रखी गई है 2022 की, जो इस बार की थीम है वो यही है कि आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई है। थोड़ा सा बड़ा है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। इसकी जो थीम है, आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित मतलब जो अलग थलग हो चुके हैं, आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई है। एक बार फिर से बोलेंगे, आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई है। अगर देखा जाए कि ये जो नागरिक सुरक्षा दिवस है, इसका उद्घाटन इसका पहली बार कब हुआ था, तो 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसको 2012 में इसका क्या नागरिक सुरक्षा दिवस का जो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली तरीके से उद्घाटन हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा, जिसको ICDO कहते हैं, इसके द्वारा 2012 में किया गया था। और ये जो ICDO का जो संविधान है उसको इसने अपनाया कब था, तो 1966 में अपनाया था और 1972 में इसको लागू कर दिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार SDG के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SDG से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। तो ये इसकी जो रैंकिंग है भारत की 120 है 120 है। तो मतलब क्या कहते हैं, तो पहले कितनी थी, तो पहले ये भी ध्यान रखना, पहले 117 पर थी। यानी कि ये 3 स्थान क्या है, ये नीचे खिसक गया है। सब आगे बढ़ते हैं, ये नीचे खिसक गया है। तो ये है कि लास्ट का आपको रखना है 117 और इस बार का 120।
अब ये जो मतलब ये आपको तो पता ही होगा 17 SDG हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2015 में अपनाया गया था 192 देशों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों के द्वारा 2015 में इसको अपनाया गया था और लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक जो हमारे 17 लक्ष्य हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जरूर पालेंगे। तो ये अभी क्या है, ये 120 पर भारत की रैंकिंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग 120 है। भारत अगर देखा जाए, भारत को ही लेकर के देखते हैं, जो पाकिस्तान है इसको छोड़ करके बाकी जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें भारत क्या है, पीछे है। दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी भारत सभी से क्या है, पीछे है। पाकिस्तान तक कितने पर है? 129 है और भारत की रैंकिंग 120 है। तो और जो दक्षिण एशियाई देश जैसे भूटान है, भूटान आपका 75 पर है, श्रीलंका 87 रैंक है, नेपाल 96 है, बांग्लादेश 109 है, यानी सब इससे क्या है, आगे हैं पाकिस्तान को खाली छोड़ करके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत की रैंकिंग जो आई है वो 100 में से जो है वो 66 रैंक इसको स्थान मिला है, यानी ये किस नंबर पर है? 120 रैंक है इसका। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही जो रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड इंडिया, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट जारी की है। क्या मतलब पर्यावरण मंत्री के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट्स ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत, ये बताया गया कि भारत का रैंक क्यों इतना कम आया, क्यों वो 3 नीचे गिर गया। तो जो मतलब उसके जो 11 SDG है, 11 जो लक्ष्य है उसका, उसकी चुनौती से वो घिरा हुआ था, जिसमें क्या है, भूख, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, लैंगिक समानता और सतत शहर एवं समुदाय भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ों में इसकी क्या है, रैंकिंग कम हुई है। भारत का प्रदर्शन और किस चीज़ पर खराब रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन के पहलू पर खराब रहा है। अगर देखा जाए भारत के 2 राज्य जो हैं बिहार और झारखंड, ये देश के 2 ऐसे राज्य हैं जिनका देखा जाए कि जो हमारी तैयारी है कि 2030 तक हम उस लक्ष्य को पा सकें, उसको ये पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कम है। कौन? बिहार एंड झारखंड। क्लियर? तो अगर ये दोनों कम है तो टॉप पर कोई तो अच्छा होगा, कोई तो रैंक सुधार होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही राज्य है जो हर चीज़ में आगे रहता है, वो है केरला। तो केरल जो है इस पर टॉप पर है और तमिलनाडु जो है वो सेकंड पर है। थर्ड पर देखें तो गोवा है, फोर्थ पर कर्नाटका है। केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, ये सब क्या है, आगे हैं। अगर यूटी में देखें, यूटी में कौन टॉप पर है? तो वो चंडीगढ़ है। तो ये आपको जितने भी फैक्ट है मैंने आपको बता दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत 120 स्थान पर। तो चलिए आज का ये हो गया है और हम फटाफट क्या करते हैं, अपना अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह, ऑप्शन नहीं देंगे, फटाफट बता देना ताकि वीडियो कम से कम टाइम में ही बन जाए। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो क्या करते थे कि जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे क्या होता था, मतलब एक कम मूल्य पर, मतलब जो वो नहीं चाहते थे उससे भी एक अमान्य, जिसको कहें, एक मान्य मूल्य होता है, एक मान्य होती है, एक अमान्य होती है। तो अमान्य मूल्य पर उनसे क्या की जा रही थी, जबरदस्ती ये काम करवाई जा रही थी। तो ये क्या होता है कि 1859-60 का टाइम होता है। 1859-60 में बंगाल का एक जिला है, बंगाल का जिला है नदिया जिला। बंगाल का कौन सा जिला है? नादिया जिला है। तो वहाँ पर गोविंदपुर है, एक गांव है गोविंदपुर। तो वहाँ पर 2 बंधु रहते हैं, एक विष्णु विश्वास और एक दिगंबर विश्वास। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, ये जो नील बागान मालिक होते हैं, इनके विरुद्ध ये आपका नील विद्रोह स्टार्ट होता है। ये आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और विद्रोह का जो मूल कारण था, मूल रीजन था, वो थी ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? ददनी प्रथा। दादा है, द और दा, ददनी प्रथा। जिसमें क्या होता था कि इस प्रथा में क्या होता था कि जो बागान मालिक होते थे वो किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा एडवांस दे देते थे और उस एडवांस, उस भुगतान के बदले किसान जो होते थे नील उगाने और उसकी उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर क्या करते थे, नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था।
इस प्रकार क्या होता था, इसी कारण ये किसानों का विद्रोह जो था नील विद्रोह था। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसी पर यही चीज है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इसी दुर्दशा पर जो मैंने अभी स्टोरी बताई उसी पर क्या था, ये नील दर्पण लिखा गया था, किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो क्या कहलाता था। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, सेकंड है रैयतवाड़ी प्रथा, थर्ड है महालवाड़ी प्रथा एंड फोर्थ है दहसाला प्रथा। तो इसको क्या कहते थे, रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। किस प्रथा को, जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का क्या होता था, मालिक। इस रैयतवाड़ी प्रथा के तहत क्या होता था, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए ही क्या करता था, जिम्मेदार माना जाता था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल कौन था, पागल बता रहे हैं अभी अभी आपको याद हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है बुल्ले शाह, सेकंड है करम शाह, थर्ड है यदुवेंद्र सिंह एंड फोर्थ है स्वामी सहजानंद। पागल कौन था, करम शाह। पागल था नहीं, मतलब इस पंथ की स्थापना मैं ट्रिक बता रही हूँ, मतलब थोड़ा अदरवाइज में मत लीजिएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, करम। जिसका कर्म खराब हो एक तरीके से पागल ही हो जाता है, तो क्या है, करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, करम शाह ने की थी। तो पागल पंथ जो था एक क्या था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे क्या किया गया था, उत्तरी बंगाल के जो करम शाह जी थे उन्होंने ही इसको चलाया था। और इसके बाद क्या होते हैं, जो करम शाह के पुत्र रहते हैं, टीपू उनका नाम था, वो इसको संभालते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फराजी कौन थे, एक मिनट। ऑप्शन है आपके हाजी सरायतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फराजी जो थे वो हाजी तुल्लाह के क्या थे, अनुयायी थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। इंपॉर्टेंट है ये, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसके होंगे गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन जो था एक और आंदोलन है जो धार्मिक आंदोलन ही था, वहाबी आंदोलन। ये पूछता है कि कौन सा आंदोलन जो था, ये दोनों मैच करते हैं। तो वहाबी आंदोलन और कूका आंदोलन ये दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो थे वो कौन से आंदोलन थे, धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन बाद में ये जाते हैं, मतलब राजनीति में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन पहले इनका जो रीजन था वो धार्मिक ही था। इनका उद्देश्य क्या, मतलब अब जब राजनीतिक में क्यों परिवर्तित कहा गया कि राजनीति में, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या हो गया था, बाद में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो कूका आंदोलन है ये क्या होता है, पश्चिमी पंजाब में होता है। ये भी पूछता है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब। तो जो पश्चिमी पंजाब था वहाँ पर इसकी शुरुआत 1840 में, 1840 में ये किसके द्वारा पहले स्टार्ट की गई थी, भगत जवाहर मल के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसे भगत जवाहर मल को क्या कहा जाता था, सियान साहब कहा जाता था। फिर क्या होता है, गुरु राम सिंह क्या करते हैं, स्टार्ट किया जाता है भगत जवाहर मल के द्वारा, लेकिन संगठित किसने किया, गुरु राम सिंह जी ने इसको संगठित किया और फिर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर इसको चलाते हैं। और 1872 में क्या होता है, जो ये राम सिंह जी रहते हैं इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और 1885 में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था और इसने कब से अपना काम करना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन आज के एडिटोरियल से मैंने लिया है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इस समय बहुत ज़्यादा है तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा डीप ही आंसर दिया करिए ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर सारा रिविजन करते हैं। हाल ही में किसे सेबी की महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, माधवीपुरी बुच को। आज ही मैंने अभी क्लियर किया। भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, दिल्ली। इंपॉर्टेंट है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 1 मार्च। किस बैंक के द्वारा MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जन औषधि दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 1 से 7 मार्च, लेकिन जन औषधि दिवस कब मनाया जाएगा, 7 मार्च को। तो आगे फिर आएगा, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बता दिया है मैंने। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल का फरवरी 2022 में निधन हो गया, ओडिशा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीता, दबंग दिल्ली। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, कोविफेंज।
इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के पद से 27 फरवरी 2022 को किसे हटा दिया गया? व्लादिमीर पुतिन को। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक किस भारतीय भारोत्तोलक द्वारा जीता गया? मीराबाई चानू। ये देखिए, कल मैंने बताया था ना कि एक भारतीय स्टूडेंट की क्या हुई है, डेथ हो गई है यूक्रेन पे रूसी हमले पर। तो यही है जिनका नवीन नाम है। ये देखिए, कर्नाटक के रहने वाले, कर्नाटक के चेलागिरी के रहने वाले भारतीय छात्र की 21 ईयर के थे और इनका नाम नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर, इनके फादर नाम नवीन ज्ञानगौदर है। तो इन्हीं की डेथ हो गई। और सतत विकास लक्ष्य यहाँ मैंने दे दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सब कुछ यहाँ मेंशन है। यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, तो भारत का इससे क्या हो जाएगा, जो आयात बिल है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि कच्चा जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, खाद्य तेल है, उर्वरक, इन सब के जो भारत की डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, और इसमें क्या हो जाएगी, इसमें और रुपए के मूल्य में गिरावट आई है। ये आपको ध्यान रखना है। कच्चे तेल की कीमत में $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर व्यापार या चालू खाता ये बढ़ रहा है। ये ध्यान देना है आप लोग को कि मतलब ये खाली वहाँ उन दोनों को ही प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा है, ये पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए, सारा मैंने यहाँ दे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यूक्रेन की जो राजधानी थी वहाँ हमला करने के बाद अब ये दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है खार्किव, वहाँ पर अटैक कर दिया है। देखिए पूरा एकदम सब अभी भी वहाँ पर 4000 भारतीय क्षेत्र फंसे हुए हैं, जिसको ये जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला ने क्या किया है, यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे, जिनमें से 12,000 अब तक निकल चुके हैं। बाकी 8,000 में से 50% पश्चिमी हिस्से की तरफ आ चुके हैं। शेष अभी क्या है, खार्किव, सूमी दक्षिणी हिस्से में है, जो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। और यहाँ मतलब पिछले 3-4 दिनों में पश्चिमी क्षेत्र का रुक गया। तो ये सब कहा गया कि उन्हें फटाफट जितने भी अभी वहाँ हैं फटाफट निकल आए, ये किया जा रहा है। तो ये है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज, उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करिए, देखिए, रिवीजन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और आप लोग बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।